अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबर और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में जुमेरात की रात और अक्टूबर की 23 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और अक्टूबर की 24 तारीख है। नाज़रीन, इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के 36 साल 36वें चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी हैं, जो कि रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर धरना दिए हुए हैं। वजह इसलिए कि इनको अपने लीडर इमरान खान से एक मरतबा फिर मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, और इनकी इस मुलाकात से इनकार किसी और ने नहीं बल्कि जेल सुपरिटेंडेंट ने किया। और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि सोहेल आफरीदी को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अगर आप किसी नॉर्मल मुल्क में जाएं तो ये तो बड़ी आम सी बात है, क्योंकि जेल मैनुअल पर पूरी दुनिया में अमल होता है। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम जेलों में किसी न किसी हद तक अमल होता है। गरचे पाकिस्तान की जेलों में जिस लेवल की करप्शन होती है, तो उस पर देखकर तो ये जो मुलाकातें वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा मामूली चीज़ है। लेकिन इमरान खान के केस में यहाँ पर सुपरिटेंडेंट्स चेंज किए गए जेल के। ये जो मौजूदा सुपरिटेंडेंट हैं इनके बारे में आज मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा, क्योंकि 4 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को रोकने वाला एक 19 ग्रेड का रियासत पाकिस्तान का नौकर है, जो कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे पर पलता है। और वो खड़ा होता है और 4 करोड़ अवाम के इंतखाब के मुंह पर थप्पड़ मारता है, क्योंकि जब वो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो बुनियादी तौर पर वो मुंह चढ़ा रहा है पाकिस्तान के सो कॉल्ड, ये तो वैसे जमहूरियत तो है ही नहीं, ये तो एक्चुअली है डिक्टेटरशिप। लेकिन जहां भी कहीं थोड़ा बहुत सेम्बलेंस या लुबादा हमने ओढ़ा हुआ है जमहूरियत का, तो उसको वो मुंह चढ़ा रहा है। ग्रेड 19 का एक अफसर, वो अफसर जिसका अपना रिकॉर्ड भी अच्छा खासा स्याह है। अगर आप उनकी तारीख में जाएं, ये जो साहब हैं इनके बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, लेकिन मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। चाहे पाकिस्तान का किसी भी सूबे का चीफ मिनिस्टर हो, और अगर उसका अगर अगर वो अपने लीडर, अगर वो जेल में है, उससे मिलना चाहे, तो जेल के मैनुअल के मुताबिक और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक उसको मुकम्मल इजाज़त है। लेकिन जेल मैनुअल पर अमल दरामद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है जब कभी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सूबे का वजीर आला पिंडी में जाता है और वहां पर जेल में अपने लीडर से मुलाकात करता है। मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से हो, पीपल्स पार्टी के लीडर से हो, मुस्लिम लीग नून के लीडर से हो, जमीयत उलमा इस्लाम या किसी भी पार्टी के लीडर से हो, ये उनकी क़यादत का हक है कि वो जाकर उनसे मिले। लेकिन ये जो रूल है ये अनफॉर्चुनेटली इमरान खान पर लागू नहीं हो रहा, और उनकी जो क़यादत है उसको मुसलसल रोका जा रहा है। और इससे एक पैगाम दिया जा रहा है। पैगाम ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर वैसे तो कई सारे निज़ाम चल रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अब बिल्कुल दो वाज़ेह निज़ाम चल रहे हैं। एक वो पाकिस्तान है जहां पर के कोई भी उनका लीडर कहीं भी जेल में बैठा हो उसको तमाम सहूलियात मिलती हैं। या एक दूसरा पाकिस्तान है जहां का कोई मुंतखब नुमाइंदा जाता है और वो जाकर अपने लीडर से मिलने की कोशिश करता है तो उसको ऐसे रोका जाता है कि वो सड़क पर बैठकर धरना देने पर मजबूर होता है। याद रखिए कि ये जो वीडियोस, जो विजुअल्स मैंने आपको दिखाए, ये वो खौफनाक मनाजिर हैं जो कि मुस्तकबिल का मौरख शायद इसको बहुत ही हकारत की नज़र से देखेगा। क्योंकि हम जिस तरीके से एक बहुत बड़े सूबे के एक मुंतखब वजीर आला की जिस तरीके से बेतौकीरी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई खतरनाक अमल है। ये वो अमल है जो कि पाकिस्तान को कमजोर करेगा, क्योंकि इसके जरिए दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर जो भी ये हरकत कर रहा है हमें मालूम है कौन कर रहा है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में बड़ा नारा लगता था कि ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, तो सबको मालूम है कि ये नामालूम कौन है। लेकिन रियासत का जो ये जेल में बैठा एक फेस है जिसका नाम अब्दुल गफूर अंजुम है, तकरीबन 50 साल इसकी उम्र है, और ये ग्रेड 19 का अफसर है। लेकिन जो इसका नौकरी का रिकॉर्ड है ये काफी ज्यादा स्याह है। यानी ये एक मरतबा मुअत्तल हो चुका है 2020 में, जब गुजरात की जेल में रॉयट्स हुए थे। और उस वक्त रॉयट्स किस बुनियाद पर हुए थे? वो इस वजह से हुए थे कि वहां पर कैदियों का कहना था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है। जेल इंतजामिया बाकायदा करप्शन की प्रैक्टिसेस कर रही है। और उसके बाद फिर एक इन्वेस्टिगेशन हुई, और उस वक्त गुजरात जेल का सुपरिटेंडेंट कौन था? अब्दुल गफूर अंजुम था। और अब्दुल गफूर अंजुम को इस वाकये के बाद सस्पेंड किया गया। इनको सस्पेंड किया गया, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई। और जो सबसे यानी
ایک تاریخ کا یہ ایک ایسا، پتہ نہیں، یہ ستم آپ اسے کہہ دیں، کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور پی ٹی آئی ہی کی حکومت میں اس وقت عثمان بزدار، جو عمران خان کے بہت چہیتے تھے، وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. تو انہوں نے جو تحقیقات کرائیں تو اس میں پتہ لگا کہ انجم صاحب جو ہیں، عبد الغفور انجم، اور ان کے ساتھی جو ڈیپٹی تھے ان کے، سرمد حسن، دونوں کے اوپر کرپشن کے جو الزامات تھے وہ ثابت ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد پھر ایک اور انکوائری بٹھائی گئی، اور اس کے بعد ان کو تمام چارجز سے ایبزالو کر دیا گیا. نہ صرف یہ، بلکہ ان صاحب کو پروموٹ بھی کیا گیا. یہ فیصلہ آباد میں سے پہلے رہے، پھر ان کو جو ہے اڈیالہ لایا گیا. 2024 میں ان کو اڈیالہ لایا گیا. تقریباً کوئی 17-18 مہینے سے یہاں پر اب سپرنٹینڈنٹ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسا سرکاری ملازم جو ایک مرتبہ کرپشن کے نام پر سسپینڈ ہو چکا ہو، یعنی یعنی اس کی اے سی آر پر ایک بلیک انٹری موجود ہے، اس کے باوجود اس کو اتنی سینسیٹیو جیل میں لانا، جہاں پر کہ پاکستان کے اہم ترین شخصیات جن میں عمران خان سر فہرست ہیں، وہ جیل میں ہیں. اور ان کی سیکیورٹی کا ضامن کون ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ پاکستان میں نہیں، دنیا میں جس شخص کی قیمت لگ سکتی ہے، وہ کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہو، وہ اس ملک کے لیے اور کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہو، اس ادارے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عبد الغفور انجم صاحب جو ہیں، ان کو جو لانے والے ہیں، وہ شاید اسی ایجنڈے پر ان کو لائے ہیں کہ آپ نے وہ کرنا ہے جو ہم نے آپ کو بتانا ہے، باقی جو کرو، کھاؤ پیو موج اڑاؤ. شاید ایسا ہی ہو. جب کبھی بھی پاکستان میں کوئی نارمل حکومت آئی، اور جب بھی پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا یہ دور ختم ہوگا، اور جب بھی پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، اور جب بھی پاکستان میں کوئی آزاد انویسٹیگیشنز ہوں گی، تو یقیناً اس قسم کے جو کرپٹ آفیشلز ہیں، ان کے کارنامے قوم کے سامنے آئیں گے. لیکن میں یہ سوال اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ سہیل آفریدی کو روکا گیا بطور چیف منسٹر، یا میں اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، بلکہ یہ سوال میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ سہیل آفریدی ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس صوبے کو جس کے متعلق پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر پشاور میں تقریباً 10 سال بعد کرنے والی ایک سیاسی پریس کانفرنس میں فرماتے ہیں کہ اس صوبے میں ہم نے کوئی 2.25 سال میں 25,000 آپریشنز کیے ہیں. یعنی اس صوبے کے عوام پہلے سے ملٹری اور ملیٹنٹس کی کراس فائر میں پھنسے ہوئے ہیں، جانے گنوا رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو پنجاب کی حکومت ہے، اس نے خیبر پختونخوا پر جو ویٹ کی سپلائی ہے وہ بھی روک دی ہے. یعنی اس کا کوٹا بہت زیادہ کم کر دیا، کوئی 14,500 ٹن پر ڈے سے کم کر کے 2,000 ٹن پہ لے آئے. اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں آٹے کی قلت بڑھ رہی ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اور وہاں سے اب کافی پروٹیسٹ آ رہا ہے. جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے کہہ رہی ہے، اور سینٹر سے اپیل کر رہی ہے کہ بھائی آپ یہ کوٹا، جو ہمیں ہمارا جو آٹا آنا چاہیے، جو گندم آنی چاہیے، اس کی سپلائی کو ریسٹور کریں. تو وہ آج بھی خبر پاکستانی اخبارات میں ہے. اور نہ صرف یہ، اب سندھ بھی یہ گلہ کر رہا ہے کہ ہمارا بھی انہوں نے گندم کا کوٹا روک دیا ہے. آئی نو کہ پاکستان میں سیلاب آئے اور اس کی وجہ سے گندم کی کمی آنی ہے، لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. شاید پنجاب گورنمنٹ کا کسی حد تک اس میں ہاتھ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، کہ اگر آپ کے پاس سٹاکس کم ہے پنجاب میں جو آپ آگے سپلائی نہیں کر سکتے، یا اگر یہ پولیٹیکلی یہ فیصلہ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے دونوں بہت زیادہ خطرناک ہیں ایک ایسے وقت جب خیبر پختونخوا روزانہ دہشت گردی کا شکار ہے، جب روزانہ پاکستان کے الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ دونوں اس صوبے کے عوام کی تصدیق کرتے ہیں. کہ جب اس صوبے کا چیف منسٹر اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جاتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. جیل کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے وہ اس صوبے کے چیف منسٹر کو جیل کے اندر نہیں آنے دیتا. یہ ہیں پاکستان کے 4 کروڑ پاکستانیوں کے منتخب نمائندے کی اوقات، کہ وہ ایک گریڈ 19 کا افسر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے آپ اندر نہیں آ سکتے. اور یہی اس نظام کا کھوکھلا پن بھی ظاہر کرتا ہے. یہ لوگ جو کہ اس قسم کے حربوں سے ایک پارٹی کو کارنر کر رہے ہیں. میں پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہوں، لہذا میں پی ٹی آئی کے بہاف پر بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے اس پارٹی کے نام پر اس صوبے کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، یہ شیئر ڈسکریمنیشن ہے. کیا آپ یہ اتنی ہمت کر سکتے ہیں کہ سندھ کے چیف منسٹر کو اس طریقے سے روکیں؟ ذرا روک کے تو دیکھیں. آپ پھر دیکھیں کہ وہاں پر نعرے کون سے لگتے ہیں. 1 منٹ میں علیحدگی کے نعرے لگیں گے. یہ خیبر پختونخوا ہے جہاں پر کہ ابھی تک علیحدگی کا نعرہ نہیں لگا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یہ جو ایک صوبے کے منتخب نمائندے کو سڑکوں پر بٹھایا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ریاست کے چند سرکاری ملازمین کی ذاتی انا اور دشمنی کا مسئلہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا جو پورا نظام ہے یہ آگ سے کھیل رہا ہے. خیبر پختونخوا یہ ڈیزرو نہیں کرتا، پاکستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا. خدا را
इस प्रैक्टिस को दूर कीजिए। जो सोहेल आफरीदी हैं वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये हक बनता है कि आप उनको उनके लीडर से मिलने दें। और वो कह भी रहे हैं कि मैंने हुकूमत उस वक्त बनानी है, मैं सरकारी इजलासों में उस वक्त शिरकत करूंगा कि जब मुझे इजाजत मिलेगी, मैं लीडर के साथ बैठूं, अपनी काबीना मुकम्मल करूं और साथ आगे फिर काम चलाऊं, और उसके बाद फिर मैं हर इजलास में भी बैठूंगा। लेकिन शायद उनको सरकारी सेंट्रल इजलासों से बाहर रखने का ये भी एक आसान तरीका है कि आप उनको लीडर से मिलने ही ना दें। ना वो लीडर से मिलेगा, ना काबीना बनेगी, ना वो कहीं बैठेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक सूबे की आवाज को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। वो सूबा जहां पर आपने 25,000 ऑपरेशन किए हैं, और उसके बावजूद इस सूबे के अवाम को आप तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके। तहफ़्फ़ुज़ तो बहुत दूर की बात है, इस सूबे के अवाम को इज्जत तो दे दें, क्योंकि ये इस सूबे के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। इनकी पार्टियों को ना देखें। अगर इनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से होता, पीपल्स पार्टी से होता या मुस्लिम लीग नून से होता, मेरी जुबान यही होती। उसकी वजह यह है कि जब भी इस किस्म की पॉलिसीज नेशनल लेवल पर अपनाई जाती हैं, वो बहुत ज्यादा रिस्की होती हैं। आप देखिए कि आज पाकिस्तान की जो फेडरल काबीना है, उसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या टीएलपी पर पाबंदी लगा दी है। पहली बात तो यह है कि इस टीएलपी पर पाबंदी बहुत पहले से लगनी चाहिए थी। सबसे पहले तो जो ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबरा हैं, इनको घर भेजा जाना चाहिए, क्योंकि टीएलपी को बतौर पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने एक्सेप्ट किया था। और जो 2024 के इलेक्शंस हुए थे, उसमें टीएलपी ने बतौर पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा लिया था, और उनका एक मुंतखब नुमाइंदा आज भी पंजाब असेंबली में बैठा हुआ है। उसके बावजूद हमारी रियासत को अब यह ख्याल आया कि अरे ये तो दहशत गर्द हैं। आपने दहशत गर्दों को इलेक्शन में जाने की इजाजत कैसे दी? किस वजह से दी? क्या वो लोग जिन्होंने इसकी इजाजत दी, जो इन फैसलों में शामिल थे, उनको घर नहीं जाना चाहिए? उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? उन पर मुकदमे नहीं चलने चाहिए? आप टीएलपी पर, मेरा मैंने तो पहले अर्ज किया कि ये तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा है। लिहाजा जिन्होंने इसको बनाया है उनको भी पकड़ें, उनको भी घर भेजें, तब बात बनेगी। लेकिन बहरहाल, आपने फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है टीएलपी पर बैन बनता था, बैन लगा दिया, अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने के टीएलपी को बनने दिया, और जिन्होंने के इसको इलेक्शन में इजाजत दी, और जिन्होंने इसको बतौर पॉलिटिकल टूल इलेक्शन में इस्तेमाल करने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। जब इस्तेमाल नहीं हुए, तब उनको रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, विच इज फाइन। इनका इंजाम होना भी ऐसा ही चाहिए वैसे। अब चलते हैं अगले मौजू की जानिब। खबरें हर तरफ हैं कि पाकिस्तान में टमाटर की कीमत बहुत बढ़ गई है। और आज डॉन में मैं देख रहा था, डॉन में खबर आई कि जी पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर बंद हो गई है, और उसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो सब्जियों की प्राइसेस है वो बढ़ गई हैं। ये एक उसका इम्पैक्ट है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, उसकी वजह से अब पाकिस्तान में एक उसका असर नजर आ रहा है। जो पाक अफगान चैम्बर के जो सरबराह हैं, उनका कहना है कि तकरीबन 500 ट्रक सब्जी और फ्रूट्स के रोजाना पाकिस्तान आते हैं अफगानिस्तान से। लेकिन चूंकि बॉर्डर बंद है, और उसके बाद तकरीबन 10 तारीख से बंद है, तो उसके बाद से एक ट्रक भी अंदर दाखिल नहीं हो रहा, और जितनी भी सब्जियां फ्रूट्स थे वो खराब हो रहे हैं। और अफगानिस्तान जाने वाले कोई 5,000 कंटेनर्स भी रुके हुए हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से यकीनन दोनों मुल्कों में मसाइल बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान में चूंकि सैलाब की वजह से सब्जियों की फसलें, बल्कि बहुत सारी फसलें तबाह हुई हैं। मैंने पहले भी कई शोज में इसका जिक्र किया था कि पाकिस्तान में खुराक की कमी आ सकती है, और ये वही अर्ली निशानियां हैं, क्योंकि हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है जो ये सैलाब आया उसके अंदर। और फिर साथ ये जो बॉर्डर के मसाइल आ गए, तो उसकी वजह से अब टमाटर जो है वो 600 रुपए किलो तक पहुंच गए। कुछ इलाकों में कहते हैं कराची में 700 तक पहुंचे हैं। तो यकीनन इसके लिए अगर आप अफगानिस्तान से कम सब्जियां वगैरह तो आने दें, तो इसलिए उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। अब देखना ही होगा कि पाकिस्तानी हुकूमत इस बारे में करती क्या है। और आखिर में थोड़ा जिक्र सदर ट्रंप के जानिब से जो कल सैंक्शंस लगाई गई हैं रशिया पर, उनकी जो दो ऑयल की बड़ी कंपनियां हैं उन पर सैंक्शंस लगाई गई हैं। और आज हर तरफ खबर है, स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स में आज मैं देख रहा था, बहुत बड़ी खबर थी। वो कहते हैं कि जी इसका इम्पैक्ट रशिया की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा होगा। फिर साथ उसमें यह भी जिक्र किया गया कि इसका असर भारत पर भी होगा। उसकी वजह यह है कि अब भारत भी इन सैंक्शंस की जद में मजीद आ सकता है, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत अब शायद रूस से तेल खरीद ना पाए, क्योंकि भारत को अमेरिका के साथ तिजारत भी करनी है, और वो अब काफ़ी महंगी पड़ रही है, क्योंकि सर ट्रंप ने भारतीय अशिया पर पहले से कोई 50% टैरिफ्स लगाए हुए हैं। और जो ये नई सैंक्शन आई है, इससे भारत के लिए रूस से तेल खरीदना मजीद मुश्किल हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए मेरा ख्याल है अब फैसले की घड़ी है कि उनको शायद अब अरब दुनिया से
اور ساتھ شاید ایران سے بھی تیل خریدنا پڑے، کیونکہ روس کا جو دروازہ ہے، روس کی جانب سے تو کھلا ہے، لیکن سینکشنز کی وجہ سے بھارت کے لیے باقی دنیا کے ساتھ شاید دروازے بند ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بھارت کے لیے شاید ایک مشکل گھڑی ہے، کیونکہ بھارت ڈیلی کی بنیاد پر کوئی 1.5 ملین بیرل تیل روس سے خریدتا ہے، اور اگر یہ تیل کسی اور ملک سے خریدے گا، جس طرح سعودی عرب یا ایران یا کسی اور ملک سے خریدے گا، تو یقیناً ان کی جو لینڈنگ کاسٹ ہوگی وہ بڑھے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں بھارت میں بھی اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے، جس کا سیاسی اثر کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔